Many stocks ROE is high to how to identify. हाई ये कह रहे हैं बेसिकली कि हाई आरओई स्टॉक्स कैसे आइडेंटिफाई करें। देखो कोई भी ऑनलाइन आपको मिल जाएगा हाई आरओई स्टॉक्स, लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे तो जो कंज्यूमर में होगा वो हाई आरओई होगा, जो आईटी सर्विसेज में होगा वो हाई आरओई होगा, जहां प्राइसिंग पावर होती है वो हाई आरओई है। तो अगर आपके पास कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो आप मन माने दाम पर बेच पाओगे तो ऑब्वियसली उसकी आरओई हाई होगी, बिकॉज आरओई का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है नेट प्रॉफिट मार्जिन। तो नेट प्रॉफिट मार्जिन उसी का हाई होगा जिसके पास मोट है, जिसके पास एंट्री बैरियर है। जिसके पास एंट्री बैरियर नहीं, फॉर एग्जाम्पल सीमेंट बेच रहे हो, स्टील बेच रहे हो, आप कॉपर बेच रहे हो, एल्यूमिनियम बेच रहे हो, जिंक बेच रहे हो, मेटल बेच रहे हो बेसिकली, तो उसमें आपका आरओई कभी हाई नहीं होता है, बिकॉज आपके साथ 500 आदमी बेच रहे हो, 500 के साथ कंपीट कर रहे हो। लेकिन अगर आप बैठे बैठे टोमेटो केचप बेच रहे हो किसान का, तो ऑब्वियसली आपका आरओई हाई होगा, बिकॉज किसान का एक डुप्लीकेट नहीं है। अगर आप बैठे बैठे लक्स का शैम्पू बेच रहे हो या लक्स का साबुन बेच रहे हो, सनसिल्क शैम्पू बेच रहे हो, तो उसका आरओई हाई होगा, बिकॉज आप मोट बना लियो, आप एक एंट्री बैरियर क्रिएट कर लियो। तो दैट इज एन ईजी एंड सिंपलिस्टिक वे ऑफ फिगरिंग आउट कि आरओई हाई होना चाहिए कि नहीं। कार्डू कह रहे हैं सर एट दिस स्टेज मार्केट में एफडी करना चाहिए या स्टॉक्स। ये बहुत ही स्ट्रेंज बात है, जब इंटरेस्ट रेट हाई होता है तो लोग जाते हैं एफडी करने, जबकि मेरे हिसाब से इंटरेस्ट रेट हाई होता है तो स्टॉक्स एकदम पिटे हुए होते हैं, उससे आपको स्टॉक्स लेने चाहिए। और जब इंटरेस्ट रेट्स लो हो तो स्टॉक्स से छुटकर जाएं आप और एफडी करें। और ये बहुत ही कॉन्ट्रा व्यू है, लेकिन क्योंकि हाई इंटरेस्ट रेट्स में स्टॉक्स 20-20, 30-30, 40-40% नीचे होते हैं, सो दैट टाइम इट मेक्स मोर सेंस टू बाय स्टॉक्स देन टू डू एफडी। व्हेन इंटरेस्ट रेट्स आर लो, दैट टाइम यू कैन गो एंड डू एफडी और एटलीस्ट गेट आउट ऑफ स्टॉक्स एंड वेट टू डू एफडीज। तो अभी के हिसाब से मुझे लगता है स्टॉक्स करना चाहिए, एफडी के बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। अगर आप कंटिन्यूअसली मार्केट में रहना चाहते हैं तो दो चीजें बहुत जरूरी है, एनर्जी ज्यादा होना चाहिए और ऑप्टिमिज्म होना चाहिए कि टुमारो विल बी बेटर देन टुडे। नहीं तो अगर आपको ये नहीं लगता कि टुमारो विल बी बेटर देन टुडे, तब तो गोल्ड खरीदना और बैंक एफडी करते, फिर स्टॉक मार्केट में क्यों आना है। हरसिमरन सिंह कह रहे हैं पीएसयू बैंक कैन बी टेकन फॉर 40 इयर्स। ये 40 साल का क्या फंडा है भाई, जिसको देखो 40 साल के लिए स्टॉक लेना है। पीएसयू बैंक आप ले सकते हैं, लेकिन 40 साल बाद मुझे नहीं पता कौन सी पीएसयू बैंक रहेगी कौन सी नहीं रहेगी। 40 साल का फंडा नहीं करें स्टॉक मार्केट में। 40 साल अगर लेना है तो आप निफ्टी ईटीएफ ले लो, निफ्टी इंडेक्स ले लो, या आप बहुत ही बिग बैंक आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपको लेना है तो ले लीजिए, जीडीपी ग्रोथ जितना कर देगी, थोड़ा सा ज्यादा करेगी जीडीपी प्लस नॉमिनल। लेकिन ये 40 साल का फंडा नहीं रखें आप, स्टॉक को 2-3-4 साल देखें, बिकॉज बहुत डायनेमिक वर्ल्ड है, दुनिया बहुत जल्दी चेंज हो रही है। क्या पता 40 साल बाद बैंकों का ब्रांच के कंसेप्ट ही खत्म हो जाए, सारी बैंक आपके मोबाइल के अंदर आ जाए, मोबाइल भी चेंज हो जाए, सब आपके न्यूरो लिंक लग जाए, दिमाग में लग जाए, कोई छोटे चिप लग जाए जो आपके कान के बगल में ऐसे ही बैठा और उसको आप बोलें कि भाई इसको 500 रुपए दे दो, अपने आप रुपए ट्रांसफर हो जाए, तो आपको बहुत डिफिकल्ट है। 40 साल इज अ लॉट ऑफ पीरियड इन दिस वर्ल्ड। बट नॉर्मली ये 1 लाख जो आप इन्वेस्ट करते हो ना, आपको ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि 1 लाख इन 1 कंपनी और 3 कंपनी। आपको रिस्क लेकर चलना है तो कभी भी 3 कंपनी से कम नहीं रखना चाहिए आपको डाइवर्सिफाई करना है तो 5, 6, 7 कंपनी अगर छोटा पोर्टफोलियो है और 10 कंपनी अगर नॉर्मल पोर्टफोलियो है तो वो एंगल से आपको देखना चाहिए। नेक्स्ट है अक्षय सिंह कह रहे हैं सो प्लीज टेक माय क्वेश्चन फ्रॉम वेयर हाउ डिड यू गेट टू बाय स्पेसएक्स, व्हिच प्लेटफॉर्म। स्पेसएक्स प्राइवेट डील्स में होती है, ये इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं होती, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल नहीं होती है, तो यू हैव टू लुक फॉर अ मर्चेंट बैंकर हु विल गेट यू द स्पेसएक्स शेयर्स। और उसमें मिनिमम टिकट 2.5 लाख और $5 लाख का होता है, उससे कम आपको मिलता नहीं है। तो वो बट बोलते हैं कि स्पेसएक्स शायद टेस्ला से भी ज्यादा पोटेंशियल रखता है, ऐसा बोलते हैं लोग, बट मुझे तो टेस्ला ज्यादा समझ में आता है। बट स्पेसएक्स अगर लेना हो तो आपको प्राइवेट डील्स में होती है, कोई मॉर्गन स्टैनली होगी या मेरिल लिंच होते हैं, ये लोग आपके लिए अरेंज कर देते हैं अमेरिका में। जॉली कह रहे हैं आई बीन लिसनिंग टू यू about ChatGPT to create problem for job. Please advise which kind of professionals are insulated from this AI. I'm telling my son to go into CFA. What kind of future it holds? मतलब अगर आप theoretically देखेंगे ना तो ChatGPT हर काम कर देगा except for a painter, a singer, a dancer. जो creativity है, मतलब अगर कोई बॉलीवुड का एक्टर बनाना हो तो ChatGPT नहीं बना सकता, लेकिन अगर कोई सचिन तेंदुलकर करना हो, कोई कवर ड्राइव मारना हो सौरव गांगुली की तरह, वो ChatGPT नहीं कर पाएगा। लेकिन वो बहुत रेयर जॉब्स है, मोस्टली हर काम ChatGPT कर लेगा। बट दिस डजंट मीन कि बच्चे पढ़े नहीं और बच्चे स्कूल नहीं जाए और बच्चे घर में हाथ रख के बैठ जाए कि यार ChatGPT आएगा तो मैं क्या करूंगा। अभी के एनवायरमेंट से अगर वो पढ़ेंगे, अगर उनका दिमाग शार्प होगा तो ChatGPT जब भी अगर हुआ जोर से तो दे विल बी एबल टू अडैप्ट टू द एनवायरनमेंट, बिकॉज पढ़ाई की नॉलेज का काम नहीं आता, आपका दिमाग और स्किल से शार्प होते हैं तो वो काम आता है। तो आई वुड श्योरली सजेस्ट कि आप अपने बेटा जो भी है या बेटी है जो आप लिखे हो उनको CFA कराएं, बिकॉज उससे दिमाग शार्प होगा, बहुत जरूरी है वो। धवल पटेल कर रहे हैं सर फेस वैल्यू ऑफ स्टॉक डज इट हैव एनी रेलेवेंस फॉर द अपवर्ड ग्रोथ ऑफ द स्टॉक। नहीं, कुछ नहीं होता, लेकिन बहुत पुराने लोग के जमाने के जो लोग हैं वो कहते हैं कि अगर आप 1 रुपए का शेयर लेंगे तो वो 1000 रुपए में बिक रहा है, 100 रुपए का शेयर 1000 में बिक रहा है, तो उनके हिसाब से 1 रुपए का शेयर जो 1000 में बिक रहा है वो महंगा है। ऐसा कुछ नहीं है, महंगा आपको प्राइस अर्निंग्स रेशियो बताता है, रिटर्न ऑन इक्विटी बताता है, बिजनेस बताता है, क्या ग्रोथ होगा वो बताता है। तो ये सब चीजें आपको स्टॉक बताती है। महंगा बताया कि वो कितने टाइम फेस वैल्यू से बिकता है। वैसे मेरी पुरानी थ्योरी है कि जो स्टॉक अपने फेस वैल्यू के 100 गुना क्रॉस कर देता है ना, वो एब्सोल्यूट ब्लू चिप होता है। 10 रुपए का स्टॉक को अगर आप 1000 रुपए तक ले गए हैं मार्केट में, तो मतलब उस स्टॉक में कोई जरूर कोई दम होगा, अनलेस कोई मैनिपुलेटेड स्टॉक होगा, HFCL, DSQ, सिल्वर लाइन 2000 के समय में, और ऐसे मैनिपुलेट पे तो मैनिपुलेशन पे तो चलता ही है। बट 95% ऑफ द टाइम अगर कोई स्टॉक 100 गुना हो जाता है अपने फेस वैल्यू का, तो वो स्टॉक बहुत ही हाई एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वालिटी का होता है, तो ही 100 गुना हो सकता है, नहीं तो नॉर्मली होना मुश्किल होता है। व्हाट इज योर व्यू ऑन कल्याण ज्वेलर्स। देखो ज्वेलरी में तो सीधी बात है, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आपको टाइटल एनालाइज करना चाहिए, उससे ना आगे ना पीछे ना ऊपर ना नीचे, बिकॉज ज्वेलरी बहुत रिस्की काम है, बहुत ही फिकल माइंडेड काम है। टाइटल का बिजनेस मॉडल कैसे प्रॉस्पर किया 2 मिनट अगर हम डिस्कस करें, वो जॉइंट फैमिली सिस्टम जितनी टूटती है, सपोज आप माँ बाप रह रहे हैं
पटना में, बच्चा चला गया बैंगलोर रहने, तो बैंगलोर में उसको फैमिली ज्वेलर का एक्सेस नहीं है। अगर उसको कोई सामान खरीदना हो, कुछ करना हो, तो क्या करेगा? वो अगर गाड़ी लेके बाहर निकलेगा तो उसको एक जगह मिल रही है टाटा की दुकान, दूसरी मिल रही है लोकल, तो वो लोकल में नहीं जाएगा, वो बोलेगा टाटा के तनिष्क में चलो और वहीं सामान खरीद लो। तो जितना फैमिलीज आगे पीछे होंगे, जितने बच्चे बाहर जाएंगे, जितने बच्चे खुद डिसाइड करना स्टार्ट करेंगे कि मुझे ज्वेलरी खरीदना है, उतना ज़्यादा ब्रांडेड ज्वेलरी का चलन बढ़ेगा। आप पेरेंट्स को अगर बोलेंगे तो पेरेंट्स बोलेंगे उनकी मेकिंग ज़्यादा है, वहाँ से लेना, पता नहीं क्या है क्या नहीं, वो लोकल सुनार से लेंगे। लेकिन अगर बच्चे बाहर जाते हैं तो लोकल सुनार का उनका कनेक्शन टूट जाता है, वो कब वापस पटना आएंगे, लखनऊ आएंगे, कब लेंगे, वो मुश्किल की बात होती है। तो ये एंगल से जो फर्स्ट रिकॉल होता है, बिकॉज आपको कुछ लेना हो, आपको पता नहीं ज्वेलरी को केले और टमाटर की तरह तो है नहीं कि आप देख कर समझ जाए कि अच्छी ज्वेलरी है खराब ज्वेलरी है। इट्स ऑल ट्रस्ट की उसके अंदर सोना कितना है, सोना में मिक्सचर कितना है, इंप्योरिटीज कितनी है। तो जब ट्रस्ट की बात आती है तो टाटा ऑलवेज प्रिवेल्स। तो तभी आप तनिष्क का अगर ज्वेलरी लेंगे तो है भी बहुत महंगा, कोई सस्ता नहीं बेचता है तनिष्क, मतलब उनके मेकिंग चार्जेस भी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी बिकता है बिकॉज लोग जो है वो जाके वहाँ से लेते हैं। तो एक और हिसाब से आप देखेंगे तो ये तनिष्क कोई भी सिटी में नंबर 1 नहीं है। अगर आप साउथ में जाएंगे तो जॉय लिक्वियाज है, अगर आप वेस्ट में आएंगे, मुंबई साइड आएंगे तो त्रिभुवन दास चलते हैं ज़्यादा यहाँ पे, आप ईस्टर्न इंडिया में जाएंगे तो वहाँ पे नेमी चंद और ये सब हैं, लेकिन तनिष्क कहीं पे भी नंबर 1 नहीं आप देखेंगे। बट टाइटन फिर भी ऑल ओवर इंडिया बेसिस पे, पैन इंडिया बेसिस पे वो नंबर 1 है, बिकॉज हर जगह वो बेसिक मार्केट शेयर लेता है, मिडिल क्लास जो है उसका मार्केट शेयर लेता है, जो अपना संडे के दिन, सैटरडे के दिन साल में 1 या 2 बार ज्वेलरी खरीदते हैं, उनका मार्केट शेयर लेता है वो। और जैसे वुमेन है आज की दुनिया में, जो वर्किंग वुमेन है, वो भी अगर खरीदते हैं जाकर तो वो भी टाइटन जाते हैं, बिकॉज उनको भी ट्रस्ट फैक्टर रहता है कि हम जो ले रहे हैं सो सही ले रहे हैं। तो मुझे लगता है ज्वेलरी अगर आपको देखना है, स्टॉक वाइज देखना है, तो टाइटन के अलावा देखना नहीं चाहिए। ऑफकोर्स रिकमेंडेशन नहीं है, स्टॉक्स एक्सपेंसिव सस्ते होते रहते हैं, बट अभी मेरे हिसाब से टाइटन एक्सपेंसिव है। बट अगर आपको लेना है 5 ईयर्स 10 ईयर्स व्यूज के लिए और आपको हाई क्वालिटी बिजनेस लेना है तो ऐसा ही बिजनेस लेना चाहिए, बजाय कि आप वो स्टॉक जाके ले जो थोड़ा सस्ता हो या नहीं हो। While going to office and while passing through Pedder Road, वाह, प्लीज प्रोवाइड अ व्यू ऑन ITC, HFCL एंड सुब्रोस। देखिए HFCL तो आई वुड स्टे स्ट्रांगली अवॉइड, सुब्रोस भी इतनी कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी कंपनी नहीं है। ITC से डिविडेंड यील्ड कंपनी, मुझे लगा था 200-210 के ऊपर बढ़ेगी भी, लेकिन स्टॉक डबल हो गया। अब ये होता है मार्केट में गेम, आपको लगता है कि शायद बढ़ेगा नहीं और स्टॉक डबल हो जाता है, बट दैट इज हाउ इट इज। बट बियॉन्ड दैट आपको सेल्स ग्रोथ कहाँ मिलेगी, आपको वो देखना चाहिए, रेवेन्यू ग्रोथ कहाँ मिलेगी, तो ही आपको वो स्टॉक लेना चाहिए। तो अदरवाइज ये सब स्टॉक्स जो है आप अगर खरीदेंगे, आप रखेंगे तो सिर्फ डिविडेंड के लिए, तो लेने का कोई सेंस नहीं बनता मेरे हिसाब से। पॉइंट का डिस्कशन करके आप कुछ मन में सोचे और आप कुछ बोले, बहुत बड़ा फर्क होता है। जैसे बचपन में हम बोलते थे आई रीड, आई राइट एंड आई लिसन, तीनों में बहुत फर्क होता है। आप सुनते हो तो आप भूल जाते हो, आप पढ़ते हो तो ज्यादा याद रखते हो, आप उसको लिखते हो तो और ज्यादा याद रहता है। तो उस एंगल से अगर आप देखेंगे तो इट हेल्प्स एवरीवन, बोथ वी एंड यू ऑल्सो। याद होगा कोविड के पहले बजाज फाइनेंस ने लगभग $1 बिलियन का QIB किया था 3700 या 3800 के भाव में, और उस कारण बजाज फाइनेंस बच गया पूरे कोविड में, बिकॉज QIB करने के 2 महीना बाद कोविड हुआ, लेंडिंग पूरी बंद हो गई, सिर्फ रिकवरी पे लगी हुई थी, वो पैसे ही रिकवर कर रहे थे 1, 2, 3, 4 महीने तक। और अगर उनके पास वो QIB नहीं किया हुआ होता तो बजाज फाइनेंस बहुत प्रॉब्लम में आता 2020 मार्च, अप्रैल, मई के महीनों में। तो आपको ये देखना होगा कि जो स्टार्टअप के पास फंडिंग है वो बहुत बड़े एडवांटेज में आएगी। मैं रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ 3 शेयर, बट वो बहुत बड़े एडवांटेज में आएगी दूसरों के अगेंस्ट में, क्योंकि दूसरों की फंडिंग मिलेगी नहीं। तो अगर आज मैं कोई फूड डिलीवरी मॉडल बैठाना चाहूँ तो मुझे कोई फंडिंग देगा नहीं, बट जोमेटो और स्विगी तो ऑलरेडी फंडेड है, तो वो हिसाब से ऑब्वियसली एडवांटेज तो ज्यादा हो जाता है इन अ लो फंडिंग एनवायरमेंट। सुमंत दास कर रहे हैं, सर कैन डेट इंक्रीज ROE? एब्सोल्युटली, डेट ROE इंक्रीज करता है, और तभी ROE को आपको ड्यू पॉइंट के हिसाब से देखना चाहिए कि डेट के कारण कितना ROE बढ़ा। एक नेट इंटरेस्ट मार्जिन होता है, एक एसेट टर्नओवर होता है, और एक डेट को देख के हम देखते हैं। तो डेट जो है वो ROE को ऑब्वियसली बढ़ाता है, और डेट का इंपैक्ट ROCE में नहीं आता है। तो वो हिसाब से ROCE इज ऑन अ नैरेटिव बेसिस अ बेटर टूल, बट ओवरऑल बेसिस पे ROE का अपना इंपॉर्टेंस है, और मेरे हिसाब से ROE का इंपॉर्टेंस ज्यादा है व्हेन कंपेयर्ड टू ROCE।